हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक बात कर चुके हैं। हमने मोल्स के बारे में, मोल के बारे में बड़ा मोल को डिफ़ाइन किया, एवरेज एटॉमिक मास को डिफ़ाइन किया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास को डिफ़ाइन किया। इन सब के बारे में हमने बात की। अभी आगे चलते हैं। अभी क्या लिख रहे हैं हम कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ़ ग्राम एटम, तो नंबर ऑफ़ ग्राम एटम क्या चीज़ है मैंने बताया हुआ है पहले ही कि नंबर ऑफ़ ग्राम एटम किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ़ मोल को। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मास कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ ध्यान दो, ये क्या है, गिवन मास ऊपर है, नीचे क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, तो अगर मैं इधर लिखूं तो ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम किसके बराबर है, ये गिवन मास के। ओके, ये किसके बराबर है, गिवन मास के। सिंपल मास कंजर्वेशन है कि भाई ये कुछ इस तरीके से ही है कि अगर मैं लेना चाहूँ कुछ भी कि एक बॉक्स है, उसका मास 5 kg है और टोटल ऐसे सेम एक जैसे ही या फिर अलग अलग तरीके भी मान लें, तो सबका मास अगर गिवन है तो अगर सेम उसी तरीके के अगर 5 बॉक्स हैं तो टोटल वेट कितना होगा, तो 25 kg होगा, या जिस भी तरीके से मानना चाहें। ठीक है, तो वही बात बोली गई यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ ग्राम एटम या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, बेसिकली गिवन मास बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, या फिर मैं इस नीचे वाली एंटिटी को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो नंबर ऑफ़ मोल इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू गिवन मास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हाँ ये बात क्लियर है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ़ ग्राम एटम इंटू Na। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नंबर ऑफ़ ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एटम क्या है, नंबर ऑफ़ एटम हमने क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ़ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू Na। यही तो बात लिखी हुई है। और हमने इसको अगर अलग तरीके से बोलना चाहते क्या बोलेंगे हम कि अगर Na एटम है तो 1 मोल बन रहा है, अगर 2Na है तो कितने, 2 मोल बन रहे हैं। तो वही बात लिखना चाह रहे हैं हम। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से हम चीज़ें डिफ़ाइन करनी जिससे बेसिक्स क्लियर हो सकें अपने। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं हम, आगे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, एक बार ऑब्ज़र्व करो यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स एंड एटम्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, गिवन मास बाई क्या, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, तो सोडियम के 1 मोल एटम का मास क्या होगा, एक एटम का मास बोला जाए 23 AMU, एक मोल एटम का मास बोला जाए तो 23 ग्राम। ठीक है, तो गिवन मास है 115 ग्राम और नीचे 23 ग्राम। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए अपने, 5 आ गए। अगर नंबर ऑफ़ एटम्स भी पूछे गए हैं साथ में, तो नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स मोल इंटू Na। तो मोल्स कितने आए हमारे, निकल गए 5 आए, तो 5 इंटू Na, तो वैल्यू आ जाएगी 5Na। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है कि 1 ग्राम एटम को क्या डिनोट कर रहे हैं हम, 1 ग्राम एटम लिख रहे हैं हम 1 मोल ऑफ एटम। ओके, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 1 मोल ऑफ एटम। और इसी तरीके से अगर 1 ग्राम आयन लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ आयन, सॉरी। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से चीज़ें हैं कि अगर कहीं पर ये टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालना है हमको, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या कह रहे हैं हम, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या लिखा हुआ है हमने, गिवन मास बाय मोलर मास। एक ही बात है, या तो मैं लिखूँ यहाँ पे मोलर मास लिखूँ, या फिर मोलर मास का मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल। और अगर मॉलिक्यूल है तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, अगर एटम है तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, और यही बात हमने ऊपर बात की कि ग्राम एटॉमिक मास लिख रहा हूँ मैं इसकी जगह पे, तो उसका मतलब क्या है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, या फिर ग्राम अगर मॉलिकुलर मास लिख रहा हूँ तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये इंटरप्रिटेशन निकालना है इसका। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखो इधर क्या लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर गिवन है अपने को, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से कैसे पता लगाएंगे हम कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो क्या फॉर्मूला यूज करना है अपने को कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, अच्छा गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ये कुछ इस तरीके से सिंपल डजन वाले तरीके से जा सकते हैं हम कि अगर 12 डज़न है, सॉरी अगर 1 डज़न है उसका मतलब 12 है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 36 हुए हमारे पास में, 36 में कितने डजन होंगे, 3 डजन होंगे। सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले हमने टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन बाय Na, ठीक है। इस तरीके से हम, अगर हमें पार्टिकल्स गिवन हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। अब बात करते हैं कि अगर हमें दिया हुआ हो कि NTP या STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर गिवन है अगर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अगर हमें गिवन है और या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमें गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। तो कैसे निकालने, क्या निकालने का तरीका है, तो इसके लिए क्या गिवन होगा हमें कि वॉल्यूम एट STP इन लीटर गिवन होगा और डिवाइड में 22.4 लीटर हम करेंगे, ठीक है। तो 3 तरीके अभी तक हमने देखे हैं। क्या तरीके देखे हैं यहाँ पे देखो, एक बार समराइज़ कर देते हैं जितने भी हैं, ठीक है। और फोर्थ भी ऐड कर लेते हैं उसमें, अगर गैस के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो सब एक साथ ही समराइज हो जाएंगे, देखो। और कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर की और नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर की, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन एंड 1 ATM, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो गए, एक तरीका देखा था क्या, गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास या मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, या फिर गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, या फिर गिवन मास बाय ग्राम मॉलिकुलर मास। सब एक ही मतलब है, इंटरप्रिटेशन मतलब क्लियर होना चाहिए हमें। और यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बाय Na, और साथ में यहाँ पे अगर वॉल्यूम एट STP गिवन है तो वॉल्यूम एट STP बाई 22.4, और एक तरीका क्या है और PV बाई RT, ठीक है। ये आइडियल गैस के लिए है, तो PV बाई RT। तो ये इस तरीके से टोटल मिला के ये सब तरीके हैं जिनसे हम जो भी वैल्यू दे रखी हैं, अगर वॉल्यूम दे रखा है STP पे तो 2.4 से डिवाइड करने पे हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीरीज़ में। अभी देखो इधर, तो इधर एक मैप बना रखा है जिससे बता रहे हैं हम कि कैसे एक दूसरे को, इसमें एक क्वांटिटी दे रखी है और एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये ऊपर चीज़ें गिवन हैं और वही है, इसी को यहाँ पे मैप की फॉर्म में डिनोट कर रखा है, समराइज फॉर्म में लिख रखा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ X इक्वल टू 2 मोल प्लस 58 ग्राम ऑफ एसीटोन C3H6O, मॉलिकुलर फार्मूला गिवन है, प्लस 6 × 10⁻23 पार्टिकल प्लस 11.2 लीटर एसीटोन वेपर एट STP। तो यहाँ से क्या आइडिया लग रहा है कि हमें कई सारे अलग अलग फार्मूले यूज करने हैं, और ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस करके पता चल रहा है कि सारी वैल्यू किसके बारे में निकालनी है, हमें मोल्स कैलकुलेट करना है टोटल मिला के। तो यहाँ पे तो 2 मोल्स गिवन है, यहाँ पे मोल निकालने हैं हमें 58 ग्राम ऑफ एसीटोन C3H6O। तो इसके कितने मोल आ गए, तो कैसे निकालेंगे, 58, ये क्या है गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एसीटोन, कितने ग्राम आएगा निकल के 58 ग्राम। कैसे निकाला, 3 × 12 प्लस 6 प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, वैल्यू आई है 58, तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स अगर हमें गिवन है, तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है तो टोटल और नंबर ऑफ़ मोल्स हमें निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन बाय Na। तो यहाँ से वैल्यू Na की कितनी है 6 × 10⁻23, और ये भी कितनी वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻23, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ रही होगी, ठीक है, इस कंडीशन में। और साथ में क्या दे रखा है 11.2 लीटर एसीटोन वेपर एट STP, और हमें निकालने नंबर ऑफ़ मोल्स, तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ से 11.2 बाय 22.4, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हाफ, ठीक है। और इन सबको समराइज ऐड कर देंगे, अगर सम कर देंगे सबका, तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ रहे होंगे अपने 4.5 वैल्यू आ रही होगी। ये बात क्लियर है। यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखो
क्या गिवन है, 64 ग्राम O2 इज़ गिवन, कैलकुलेट मॉलिक्यूल एटम एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी कंडीशन। तो सबसे पहले क्या है निकालना है हमें कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे करेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास सबसे सिंपल तरीका है। तो गिवन मास बाय मोलर मास हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, गिवन मास बाय मोलर मास लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो, मोलर मास, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। मोलर मास है क्या, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ओके। तो कितना है 64/32, एक किलोग्राम में ही है, ठीक है। वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स हमें पता चल चुके हैं 2 मोल। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल अगर हम बताना चाहें तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, ऐसी कोई बात की जा रही है, तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करने के बाद में अपने को मॉलिक्यूल पे जाना है। उसके बाद में एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद में ही हम नंबर ऑफ़ एटम्स पे जा सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। क्या निकाल लिया हमने, मोल्स निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पे जाना है, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू Na, तो मॉलिक्यूल निकल गए, तो कितने आ गए 2Na। अब नंबर ऑफ़ एटम पे जाना है, तो एटम कैसे निकालेंगे, एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो एटोमिसिटी कितनी यहाँ पे O2 की 2 है और मल्टीप्लाई कर दिया 2Na से, तो वैल्यू आ गई हमारी 4Na, ठीक है। आगे चल रहे हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या बताया था तरीका कि नंबर ऑफ़ मोल्स किसके बराबर हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हैं हमारे वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड में 22.4 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2 × 22.4, तो आ जाएगी वैल्यू 44.8 लीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बता रहा है हमें, देखो इधर ध्यान से, यहाँ से ऑब्जर्व करो चीज़ें। क्या गिवन है, 32 ग्राम ऑफ ईच O2 एंड O3 इज टेकन सेपरेटली। 32 ग्राम ही हमने ऑक्सीजन ले रखी है, 32 ग्राम ही हमने ओजोन ले रखी है, ठीक है। तो ओजोन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है ओजोन का, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिख रहे हैं हम, O2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं और अब तक जितनी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो वो इस एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएंगी। तो क्या पूछा है, सबसे पहले पूछे हैं नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। तो क्या सबसे क्या गिवन है तुम्हें मास गिवन है, तो मास गिवन है और नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। तो डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, मोलर मास, 1 मोल का मास, ठीक है। तो वही किया है हमने। तो 1 मोल का मास यहाँ पे कितना है 32 है और यहाँ पे कितना है 48 है। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स आ चुके हैं, ये 1 आ चुका है, ये 2/3 आ चुका है, और वही फार्मूला अप्लाई किया है, गिवन मास बाई मोलर मास। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। बाद में अभी क्या बताया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई में Na कर दिया हमने सीधा, तो यहाँ पे Na आ गया, यहाँ पे 2/3 Na आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू Na क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। उसके बाद में एटम निकालना है, तो क्या बताया था मैंने अभी कि एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का। तो कितने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे Na है और एटोमिसिटी कितनी है, एटोमिसिटी क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ़ एटम है। तो O2 में कितने एटम हैं, यहाँ पे 2 एटम O2 में है, और O3 में कितने एटम है, यहाँ पे 3 एटम हैं, ठीक है। यहाँ से एटोमिसिटी क्लियर है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमें, तो क्या मिल गया नंबर ऑफ़ एटम 2Na, और यहाँ भी 2Na, क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। सॉरी। टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन का कैसे करेंगे, 8O16, ठीक है। अगर न्यूट्रल है तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे 8। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, लेकिन एटम हैं कितने हमारे पास में 2Na, सॉरी। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 2Na × 8 मतलब 16Na। और यहाँ पे ओजोन के केस में भी सेम हाल, ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक एटम में 8,
और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, सेम 2Na, तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16Na आ रहे होंगे। सॉरी। टोटल प्रोटॉन्स की बात चल रही है, टोटल प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, एक एटम में कितने प्रोटॉन है 8, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ में, नंबर ऑफ एटम्स के साथ में, तो ये वैल्यू भी निकल गई हमारी। और इसी तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हम निकाल पाएंगे, और ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक्स आने चाहिए तो ही सिंपल है, नहीं ऐसा क्वेश्चन भी अपने आप में टफ लगता है जब टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर नहीं हो तो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 16 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इस ग्राम एटम को पढ़ना बताया था हमने, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैसे पढ़ते हैं इसे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करना है जो बात लिखी हुई है इसको। तो क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, देखो ग्राम एटम को क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, मोल लिख रहे हैं, तो 16 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, 16 इंटू 16 इक्वल टू 256 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो चीज़ें कैसे बदल जाएंगी, यहाँ पे क्या है 16 मोल हैं, तो 16 मोल हैं, तो एक मोल एटम का मास कितना है, 16 ग्राम है, एक मोल एटम का मास है 16 ग्राम, तो टोटल है हमारे पास में 16 मोल। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 256 ग्राम मास आ रहा है यहाँ से। लेकिन अगर मेरे को ये चेंज टर्मिनोलॉजी पूरी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे 16 ग्राम एटम, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, तो वेट बाई एटॉमिक वेट, तो 16/32, तो वैल्यू आ चुकी है 0.5 मोल। समझने की कोशिश करें, सिर्फ एक वर्ड से ही कितनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, बात समझ में आ रही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी वो। और अगर एटम की बात की जाए तो अगर O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिख रहा हुआ है 32 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, 32 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ग्राम एटम का मतलब क्या है, यही सेम मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जहाँ पे ग्राम एटम लिखा हुआ है वहाँ पे मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आ रहा है, और जहाँ पे क्या लिखा हुआ ग्राम मॉलिक्यूल, उसका मतलब क्या है, मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी क्लियर रखें अपनी, और यहीं पे अगर हम मॉलिक्यूल पता चल गया और एटम बता रहे हैं तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएंगे 64। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 32 ग्राम मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख दिया हमने सिंपल 32 ग्राम, तो कैसे बताएंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, 32/32 इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और एटम्स की बात करें तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और आयंस की बात करें तो ग्राम आयन लिखने का मतलब क्या बताया था मैंने, कि मोल ऑफ आयन। ठीक है, तो अगर 27 ग्राम आयन ऑफ Al3+ आयन लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, 27 मोल ऑफ Al3+ आयन। ठीक है, तो 27 ग्राम अगर, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने एटॉमिक वेट करना है, और सॉरी मोलर मास करना है, और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो वैल्यू पे ध्यान दो, ये 27 मोल थे और ये हैं 1 मोल। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे था ग्राम आयन और यहाँ पे है सिंपल ग्राम, तो कितना फ़र्क आ रहा है चीज़ों में, तो वो टर्मिनोलॉजी क्लियर करके रखो अपनी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट टर्म आ रही है रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव अबंडेंस क्या है, जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था और जो लेक्चर लिया था पहले, तो उसमें क्या डिस्कस किया था हमने कि जब हम EMU को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हमने क्या लिया हुआ है, कार्बन 12 आइसोटोप लिया है, और साथ में मैंने बताया था कि कार्बन 14 भी मिलता है। ठीक है, तो हमने हमेशा ज़्यादातर क्या पढ़ा है, कार्बन 12 ही पढ़ा है। उसका रीज़न क्या है कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है मतलब ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है वो, कि कार्बन टोटल जितना मिलना चाहिए उसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका है, कार्बन जितना मिलना चाहिए उसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका है, कार्बन 12 का मैक्सिमम पोर्शन है। ओके, तो यहाँ से वही बात लिखी है हमने, क्या लिख रहे हैं हम, देखो ध्यान दो इस बात पे, क्या लिख रहे हैं हमने लिखा है परसेंटेज ऑफ अ गिवन आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन नेचर। ठीक है, तो जैसे समझने की कोशिश करते हैं इसको हम, तो कैसे समझना है, देखो ध्यान दो इधर, इसको ऐसे समझते हैं, ये एग्जांपल की फॉर्म में, हम सीधा एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं चीज़ें जिससे क्लियर हो, कि जैसे हमने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन का एक आइसोटोप है
17Cl35 और 17Cl37, ठीक है। तो आइसोटोप हैं तो क्या डिफरेंस है उनमें कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 37 है, ठीक है। चीज़ें इस तरीके से बदल रही हैं। तो हमने क्या दिया हुआ है कि टोटल जितना क्लोरीन मिलेगा उसका 75% जो मिलेगा वो 17Cl35 मिलेगा, और उसका 25% जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 17Cl37 मिलेगा, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करना है हमें, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका यूज कर रखा है हमने। क्या लिख रहे हैं हम, टोटल मास ऑफ एटम्स बाई टोटल मोल ऑफ ऑल एटम्स, या फिर मास कंजर्वेशन अप्लाई करना है बेसिकली। तो ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, यहाँ पे मास कंजर्वेशन कैसे अप्लाई किया है हमने, ठीक है। मास कंजर्वेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व करो एक बार। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो एक आइसोटोप है उसका मास लिखा है हमने, ठीक है। जो एटॉमिक वेट है उसका वो लिखा है, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस लिखी है हमने 0.75 प्लस क्या लिख रहे हैं साथ में, हमने जो दूसरा आइसोटोप है वो लिखा है, उसका एटॉमिक वेट 37 और उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया है 0.25 से, ठीक है। तो वैल्यू क्या निकल के आई है हमारी, जो 35.5 आया है, जो हम क्लोरीन का डायरेक्ट मास यूज करते हैं हमेशा कोई भी कैलकुलेशन यूज करनी है, वो है क्या, उसका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। ये बात है। और इसको कैसे समझ सकते हैं, यही बात हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है अलग अलग टर्मिनोलॉजी में। क्या लिखी हुई है, देखो, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास बाई समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। तो परसेंटेज कितना होगा, नीचे तो 100% होगा, यानी कि 1 ही हो रही होगी वैल्यू, ठीक है। तो सीधा लिख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर रिलेटिव अबंडेंस लिखें या फिर परसेंटेज ऑफ आइसोटोप लिखें, एक ही बात है, क्योंकि रिलेटिव अबंडेंस ही क्या है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप है। यही बात हमने डिफाइन करी है ऊपर, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं यहाँ से। अब देखो, अगर हमें परसेंटेज मास ऑफ आइसोटोप बताना है तो कैसे बताएंगे, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू मास ऑफ एन आइसोटोप बाय एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैसे बताएंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, टोटल मास बाय टोटल मोल। देखो यहाँ पे टोटल मास बाय टोटल मोल, तो ऊपर क्या लिख दिया हमने, टोटल मास। टोटल मास कैसे लिखा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास, और ऐसे करके सम करते गए करते गए करते गए, ठीक है। और नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये वैल्यू क्या दे देगी, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास कंजर्वेशन अप्लाई करते जा रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इस और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ आ गैसियस मिक्सचर विच कंटेन्स 2 मोल ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल ऑफ SO2, ठीक है। तो यहाँ निकालना है हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका बताया है, ठीक है, टोटल मास बाय टोटल मोल। कैसे निकालेंगे, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। टोटल मास कितना है, तो कैसे निकाला वो, पहले टोटल मास कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेस्पेक्टिव मिक्सचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेस्पेक्टिव कंपाउंड या मॉलिक्यूल, और मल्टीप्लाई बाई रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट, और उन सब का समेशन किया, और नीचे क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से किया हमने। तो यहाँ पे 2 × 32 प्लस 3 × 44 प्लस 5 × 64/10। तो यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया हमारा, 51.6 आ गया, ओके। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।